चलो आवाज आ रही है सबको? कंफर्म करो एक बार प्लीज। कैन यू हियर मी ऑल? राइट। चलो आवाज आ रही है क्या बेटा? आवाज आवाज फटाफट बोलो, यस और नो बोलो प्लीज। ओके, तो चलिए, हमने अब तक देखा था इनैंशियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स, मेसो कंपाउंड्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बहुत सारा देखा है। अब हम जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म, द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके बारे में। इससे पहले भी हमने कुछ बेसिक चीजें देखी है। sp2 हाइब्रिड कार्बन का मतलब क्या होता है, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, उसके बाद डॉटेड लाइन, सॉलिड वेज, ये सब हमने देखा है। हर किसी का मतलब क्या है ये हमको पता होना चाहिए। हमने ये डायग्राम 11th क्लास में देखी है, यस और नो सिर्फ बोल दो, नहीं है तो मुझे बतानी होगी। ये डायग्राम हमने देखी है, ये रिएक्टेंट होते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये इंटरमीडिएट होता है, फिर ट्रांजिशन स्टेट, फिर प्रोडक्ट। ऐसे ट्रांजिशन स्टेट एक से ज्यादा भी हो सकती है, ये भी हमने देखा है। ये कुछ इस तरीके से ऐसे भी हो सकता है। तो ये 3 स्टेप वाली रिएक्शन हो गई। अगर एक भी नहीं है ट्रांजिशन स्टेट तो ये एक ही स्टेप वाली रिएक्शन हो गई। ये कुछ मैंने बताया था थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते वक्त, मतलब उसका जो बेसिक चैप्टर है वो पढ़ाते वक्त, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे कहते हैं। तो हमने ये भी देखा था कि रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स में एक सबस्ट्रेट होता है, यस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बहुत अच्छे। और दूसरा रिएजेंट होता है अटैक करने वाला। अटैक करने वाले रिएजेंट एक तो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है या फिर न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, न्यूक्लियोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन रिच, जैसे कार्बोनाइन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कार्बन रेडिकल या फिर कार्बोकैटायन। फिर ये रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, कई बार इंटरमीडिएट भी बनाते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं भी बनाते, डायरेक्टली प्रोडक्ट भी फॉर्म कर सकते हैं, डिपेंड करता है वो कितने स्टेप वाली रिएक्शन है। अगर एक स्टेप वाली रिएक्शन है तो इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। 2 स्टेप वाली है, मतलब एक स्टेप वाली है, देखिए ये जो हिल होती है इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यहाँ पे 1 2 3 ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ पर 1 2 ही है। तो जितनी ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट्स उतने स्टेप वाली ये रिएक्शन है, ऐसा हम कहते हैं। इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद और एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, ये देखिए ये इंटरमीडिएट है आपका। उसके बाद एक और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट आ गई। ट्रांजिशन स्टेट मतलब बहुत ही कम समय के लिए रहती है, उसकी एनर्जी भी ज्यादा रहती है। उसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा कम कुछ भी रह सकती है। ये देखिए ये प्रोडक्ट। फिर ये जो इंटरमीडिएट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट वैसे तो बहुत है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें सिलेबस में है कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, कार्बन रेडिकल। चलिए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो एक बार। नो। उसके बाद मान लीजिए कोई रिएक्शन है, आर गिव्स पी। आर मतलब रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। ये थोड़ा बहुत हमें केमिकल इक्विलिब्रियम में हुआ है और बहुत ज्यादा डिटेल्स केमिकल काइनेटिक्स में होने वाला है। लेकिन इतना तो हुआ है कि कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन आर इज इक्वल टू वेलोसिटी कांस्टेंट इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू सम पावर ए बी सी रहता है। क्या ये भी आपको पता है? यस और नो बोला करो तो मैं आगे चलूं। केमिकल इक्विलिब्रियम में ये मैंने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हुआ आपका रिएक्टेंट। अब कभी कभी होता ये है ए बी गिव्स सी, दो दो रिएक्टेंट होते हैं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ ए के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो कभी कभी दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो कब होता है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आज। मतलब जानेंगे, क्या कोशिश करना है, जानना ही है। सो हमको ये भी पता है जब रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप्स हो, मतलब 2 3 स्टेप्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे स्लो वाली स्टेप कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड होगा। मतलब मान लो कि यहां पे एक गेट है ऐसा, फिर उसके बाद यहां पे एक गेट है और यहां पे एक गेट है। तो आप एक बात बताइए, इसके आगे देखिए ये गेट 1
समझ रहा है ना गेट कैसे निकाले मैंने? ये गेट 2 और ये गेट 3 है, 3 गेट है। लोग यहां से आ रहे हैं, इसके अंदर से 1 मिनट में सिर्फ 10 लोग जा सकते, इसके अंदर से 1 मिनट में 50 लोग जा सकते, और इसके अंदर से 1 मिनट में 300 लोग आ सकते। तो अगर लोग यहां से इधर आ रहे हैं, मतलब दे आर कमिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड दे वांट टू रीच पॉइंट बी, सो 1 मिनट में बी पॉइंट पर कितने लोग आएंगे? 360, 50, 10, 300, कितने आएंगे बोलो? लोग तो यहां से शुरू कर रहे हैं आना ऐसे। यस, अयोध्या बहुत अच्छा। और कोई? अरे क्या दिमाग, अरे रे 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 क्या, अरे इधर से लोग नहीं आ रहे बेटा, जो भी लोग आ रहे हैं ना वो इधर से आ रहे, इसी गेट से आ रहे। दिमाग लगाओ, दिमाग, दिमाग लगाओ जरा, दिमाग ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, क्या इतना भी लॉजिक नहीं होता क्या? क्या करूं अब मैं? अरे सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक है यार। क्या बच्चे हो तुम लोग, ऐसे लॉजिक को अगर नहीं समझ पाते ना तो फिर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है फिर, मेरी मानो बहुत मुश्किल है। इतना सिंपल सा लॉजिक नहीं आ सकता। देखो यहाँ पे एक गेट है, ऐसा छोटा गेट है ये, फिर उसके बाद ये दूसरा गेट है, बड़ा गेट है। 2 ही ले लो, छोड़ दो, क्यों 10 गेट। इस कंपार्टमेंट में आना है, यहाँ पे लोग है, इस गेट से 10 लोग आ सकते हैं और इस गेट से 50 लोग आ सकते हैं 1 मिनट में, 1 मिनट में। अब लोग यहाँ पर है पूरे के पूरे लोग, और यहां से निकले तो सी कंपार्टमेंट में 1 मिनट में कितने लोग आएंगे? 60 आएंगे, 50 आएंगे, 10 आएंगे या 40 आएंगे? अब दिमाग चल रहा है? इतना नहीं समझ रहा था फिर? तुमको लगा इधर से भी आएंगे उधर से, अरे नहीं, जो सबसे छोटा गेट है उसी के हिसाब से काम चलेगा ना बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट की तरह होता है ये भले ही 50 छोड़ेगा लेकिन इधर से आने तो चाहिए ना 50 1 मिनट में। 1 मिनट में यहां से 10 ही आएंगे, तो ये क्या पैदा करेगा क्या? ये गेट खुद तो नहीं पैदा कर सकता लोगों को। समझ में आया? इसका मतलब है ये जो पूरी रिएक्शन है उसमें 2 स्टेप्स है। ये है स्टेप 1 गेट 1 से गुजरने की, और ये है स्टेप 2 गेट 2 से गुजरने की। ये वाली स्टेप, इसमें से स्लो स्टेप्स कौन सी है बोलो? स्लो स्टेप कौन सी है? यस, दिस इज द स्लो स्टेप। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के एडिशन के ऊपर डिपेंड करता है, या फास्ट स्टेप पर डिपेंड करता है, या स्लो स्टेप के ऊपर? किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्लो वाली स्टेप, ठीक है ना, स्लो वाली स्टेप के ऊपर। आपको पता होना चाहिए, और ये बहुत ही लॉजिकल है। दूसरा एक बताता हूं, शर्ट तैयार करना है, 2 लोग काम कर रहे, एक सी रहा है, ठीक है, और दूसरा उसको बटन लगा रहा है, ठीक है। पहला क्या कर रहा है, उसको सी रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, बटन लगा रहा है। सो जो स्टिचिंग का काम कर रहा है वो क्या कर सकता है, 1 घंटे में एक शर्ट को स्टिच कर सकता है। और ये जो बटन लगा रहा है वो 1 घंटे में, ये देखिए 1 पर आवर, ये 1 घंटे में 5 शर्ट को बटन लगा सकता है। तो मुझे बताइए 1 घंटे में कितने शर्ट इस दुकान में तैयार हो सकते हैं? एक है जो सी रहा है, दूसरा है बटन लगा रहा है, 5, 6, 1, 4। समझ में आया ना लॉजिक? हाँ एक, क्यों? क्योंकि ये इसका जो काम है वो स्लो स्टेप है। ये कितना भी फास्ट हो, लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब ऐसा नहीं कि हमेशा पहली स्टेप ही स्लो होती है, दूसरी स्टेप भी स्लो हो सकती है ना भाई, ठीक है।
एग्जाम्पल दे दो, आप दे दो यार कोई एग्जाम्पल आपकी डेली लाइफ का। ऐसे 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, कोई भी प्रोसेस, रिएक्शन ही नहीं, कोई भी प्रोसेस जिसमें दूसरी स्टेप स्लो है। मैंने तो 2 स्टेप बता दिए, अब दूसरी स्टेप स्लो है वो बताओ। आपके घर में होगा, कहीं पर भी होगा। चलिए मैं बताता हूं, रोटी बनाने की स्टेप या फिर चपाती बनाने की स्टेप। उसको सेकना और उसको नीडिंग करना, या फिर ऐसे गोल 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 उसके क्या करते हो हम, बैचेस में कन्वर्ट करते हैं, छोटे छोटे, राइट, उंडे बोलते हैं इसको। तो इन छोटे छोटे बैचेस में इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे चपाती के इसको, और दूसरे का काम क्या है, ठीक है, ये 3 स्टेप वाली हो रही है, छोटी और कर देता हूं मैं प्रोसेस। दूसरी स्टेप स्लो होनी चाहिए, ऐसी कोई भी प्रोसेस बताओ। पहली स्टेप फास्ट, दूसरी स्टेप स्लो। चलो आप कितना दिमाग लगाते हो जरा लगाओ, ये इसमें 2-3 स्टेप हो रहे। हाँ, क्या बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, दूसरी स्टेप स्लो होनी चाहिए, ऐसी कोई भी प्रोसेस बताओ, आप लोग बताओ, कम ऑन, मुझे तो याद नहीं आ रही है। चलिए, रोटियां बनाना और रोटियां सेकना। रोटी को बनाने में ज्यादा वक्त लगता है या रोटी को सेकने में? भाकर थापणे आणि भाकर शेकणे म्हणजे तिला भाजणे, विच वन टेक्स मोर टाइम? सेकने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। ज्वार की रोटी है तो ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, अगर कोई मतलब 2 लड़कियां काम कर रही है, तो पहले वाला उसको बना रहा है, दूसरा सेक रहा है, तो बनाने वाला 1 मिनट में 2 रोटियां बना रहा है। 1 मिनट में ये क्या कर रहा है, 2 रोटियां पर मिनट बना रहा है। लेकिन ये 1 मिनट में एक ही सेक सकती है, तो 1 मिनट में कितनी रोटियां तैयार होगी, 2 या 1 या 3? अब समझ में आया? ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, बोलो इसका आंसर दे दो सभी लोग। ये क्या कर सकती है, 1 मिनट में एक ही रोटी से। अब ये मत बोलना कि सर 2-2 आप क्या करो, से गैस चलाओ, ये सब फालतू बातें नहीं, ठीक है। अरे बोलो बाकी लोग क्या कर रहे, 1 मिनट में कितनी रोटियां फॉर्म हो जाएंगे कंप्लीटली सेक के? ये भले ही 1 मिनट में 2 रोटियां बना रही है, थाप रही है, ठीक है, लेकिन ये 1 मिनट में एक ही रोटी को सेक सकती है। हाँ, तो समझ में आया? तो 1 मिनट में कितनी रोटियां तैयार होगी, 2 या 1? मतलब कंप्लीटली, ऐसा नहीं कि बना के, सेक के एक ही होगी ना। भले ये यहां पे कितनी भी रोटियां बना के डाले, लेकिन ये तो एक ही रोटी सेक सकती है 1 मिनट में। तो आपको ये बात समझ रही है क्या, रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप। समझ में आया? अरे ये समझ में आया क्या? और बहुत देर लगाती है और समझने के लिए। और ये लॉजिकल चीजें है बेटा, हमारी जिंदगी की लॉजिकल चीजें है। ऐसा नहीं है कि कोई आसमान से आ गिरी है, नो नो नो, बहुत लॉजिकल चीजें है। चलिए, तो पिछले वाले पेज पर जो भी मैंने बताया वो सब याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और कुछ चीजें हैं जो कि ये वाला टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ऑलरेडी आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया है। कार्ब कैटायन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3+, कार्ब एनायन का CH3-, कार्बन रेडिकल CH3 डॉट, उनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 sp2। ये क्विक रिकैप है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 8 7, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या ये पूरा का पूरा टेबल आपको मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, बताइए जरा।
ऑलरेडी पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया? यस, बहुत अच्छे। उसके बाद इनका स्ट्रक्चर, ये ट्रायगोनल प्लानर, एक मिनट, इनके स्ट्रक्चर को मैंने यहां पे लिख भी देता हूं, लिखना भी जरूरी है। चलिए, इसका स्ट्रक्चर है ट्रायगोनल प्लेनार। इसका स्ट्रक्चर है, बोलो जरा इसका स्ट्रक्चर कैसा है कार्ब एनायन का, बोलो बेटा, कार्ब एनायन का स्ट्रक्चर कैसा है? कम ऑन, यस, वेरी गुड अंजलि, पिरामिडल, पिरामिडल। और आगे वाले का, आगे वाले का ट्रायगोनल, यस, प्लेनार। बस एक बात याद रखनी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता है, सातवां इलेक्ट्रॉन, इसमें दोनों के दोनों है, वो भी लोन पेयर है। और इसके ये दोनों, ये जो पी ऑर्बिटल है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है। चलिए, अब उसके बाद स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, ये भी याद रखना है, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके। उसके बाद है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर भी याद रखनी है। यस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है बेटा, यस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। फिर उसके बाद sp, फिर उसके बाद sp2, sp3 और ये p, क्योंकि ये न्यूक्लियस से धीरे धीरे दूर जाते हैं। जैसे जैसे p कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे यस कैरेक्टर, सॉरी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। चलिए, ये भी क्लियर है ना? अरे बोलो, ये सब हुआ है, बस मुझे और एक बार इसको क्या करना है, रिवाइज करना है। उसके बाद है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, कैटाइन के लिए बेंजिलिक सबसे ज्यादा, उसके बाद अलील, उसके बाद टर्शरी, चलिए उसके बाद सेकेंडरी, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, एक ही साथ दिखेंगे आपको, फिर प्राइमरी, फिर अरील और विनाइल। इसके साथ इधर एक आता है इसका भाई विनाइल, इसको, विनाइल को भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। वैसे ही रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर, वैसे ही एनाइन की, इन दोनों की स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम है। एनाइन की थोड़ी सी चेंज है, कहां पे चेंज है बेटा? चेंज इसने तो आधा आधा ही लिखा है, यहां पे चेंज होता है। चलिए मैं जरा इसको ठीक से बना देता हूं, इसको जरा ठीक से बना देता हूं, इसमें जो गलतियां हुई है इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। लेट अस करेक्ट थिंग्स। चलिए, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको खींचना पड़ेगा ऐसे नीचे। अरिल के बाद यहाँ पे नियरली इक्वल ही रहता है विनाइल, ऐसे कोई नहीं है। सी H3 CH डबल बॉन्ड CH2, अरे नहीं, और इसके ऊपर प्लस, ये दोनों नियरली इक्वल ही है। वैसे ही रेडिकल में भी सेम होता है बेटा, CH3, इसको हम विनाइल बोलते हैं, रेडिकल में भी सेम होता है। ये देखिए विनाइल रेडिकल, ये नियरली सेम है दोनों, अरिल और विनाइल। अब यहाँ पे इसने थोड़ी मतलब इनकम्प्लीट कर दिया है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी कार्बोकैटायन। एक तो इसमें गलती कर दी, दो गलतियां कर दी इसने, क्या कुछ भी लिखा है, देखो क्या लिखा है, मतलब ऐसी ही गलतियां करते हो आप। मैंने तो लिखवाते हो ठीक ही लिखा होगा, इसने ऐसे कर दिया। चलिए मैं जरा देख ही लेता हूँ कहाँ कहाँ पे गलतियां है। एक तो सबसे पहले ये देखिए, ये रेडिकल, हाँ ठीक है, यहाँ पे छोटी सी गलती है, ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, ये रेडिकल कार्बन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ठीक है बेंजाइल,
फिर अलील होता है उससे कम, फिर विनाइल एंड अरिल। विनाइल एंड अरिल नियरली सेम। sp2 क्यों लिखा है? क्योंकि उनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ऐसा लिखा है वहां पे। विनाइल ये हो गया, अरिल तो ऐसा होता है, अरिल भी लिखना होगा यहाँ पे। विनाइल अरिल नियरली सेम ही होते हैं बेटा, भूलना नहीं है कभी ये बात। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्योंकि ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज कार्बन के ऊपर है, लेकिन ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, और हाइब्रिडाइजेशन sp इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, मुझे माफ कीजिए, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और इसके ऊपर माइनस चार्ज इसको आराम से सह सकता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। लेकिन ये माइनस चार्ज सह सकता है लेकिन प्लस नहीं सह सकता, इसलिए अरिल की कैटायन के बारे में स्टेबिलिटी देखिए कम है। उसके बाद ठीक है, ये हो गया, ये प्राइमरी ठीक है। देखिए ये माइनस चार्ज कहाँ पे लगा दिया, आसमान में। अरे कोई तो एक कार्बन पकड़ो यार, स्केलेटन तो निकाल रहे हो ठीक है, लेकिन एक कार्बन तो पकड़ो ठीक से, ये वाला कार्बन मान लो, ये प्राइमरी। ये सेकेंडरी बोल रहा है, ये सेकेंडरी है क्या, बोलो जरा, आप मुझे बोलो, ये सेकेंडरी है क्या कार्बोकैटायन उसने जो निकाला था? ठीक है, नहीं है सेकेंडरी, कुछ भी कहते हैं यार, सेकेंडरी कार्बोकैटायन देखिए यहाँ पे होना चाहिए, ये माइनस चार्ज, समझ रहा है ना। अब ये टर्शरी तो उसने एग्जांपल लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे टर्शरी कार्बन 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 कार्बन, और ये माइनस, ये होगा आपका टर्शरी कार्बोकैटायन, जिसकी सबसे कम है स्टेबिलिटी। और आपको पता होना चाहिए कि सभी के केसेस में ये वाले तो हमेशा ऊपर है, ये दोनों, कौन कौन, बेंजिलिक एंड अलीलिक, क्योंकि यहां पे रेजोनेंस है ना बेटा, नीचे वाले हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट से है। चलिए ये वाला भी मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा के दिया है, यस और नो, कम ऑन, ये पूरा स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया है कि नहीं, अरे बोलो यार। हाँ जीओसी में सब कुछ दिया है बेटा। चलो यहाँ पे थोड़ी लाइन मार लेते हैं। इधर भी एक लाइन, ओके ठीक है। अब उसके बाद, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे लगने वाला है, इसलिए मैं इसका रिवीजन ले रहा हूं। रिवीजन उन चीजों का लिया जाता है जो अभी अभी लगने वाली है, ठीक है ना। चलिए फिर आगे, अब अगर मीटिंग खत्म हो जाती है ना, तो मैं बताऊंगा फिर से ज्वाइन करनी है कि नहीं। अब ज्वाइन, वैसे तो मैं इतना लिखा रहा हूं अभी कि उसके बाद आपको लिखने में टाइम चला जाएगा। ये देखिए विनाइल, ये सब इसने नीचे लिखा है दूसरे पेज पर, यहां से अब मिटा देता हूं क्योंकि हमने उसी पेज पर बिठा दिया है। अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ये हमने ऑलरेडी देखी है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वगैरह वगैरह, ये सब लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा रिवीजन होना चाहिए आज, तभी तो जाके आगे समझेगा। अब भाई SN2 SN1, चलिए जरा ठीक से देखते हैं इसको। एक तो सबसे पहली बात, चलो मुझे जो भी लिखना है उसके लिए मैं थोड़ी जगह बना लेता हूं, ऐसे, फिर इसको करेंगे ऐसे, फिर इसको ले जाएंगे नीचे। अब देखते हैं क्या होता है। अब SN2 और SN1, सिंपल सी बात है। चलिए आपके पास एक रिएक्शन है, यहां पे मैंने थोड़ा बहुत मतलब पूरा डिफरेंस के फॉर्म में लिखा है, इसलिए बहुत ही ऐसा छोटा छोटा लिखा है, लेकिन एक रिएक्शन है आपकी ये वाली,
रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। जबकि दूसरी रिएक्शन है कुछ ऐसी, जरा ठीक से देखना है, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। अब यहां पे अगर देखोगे तो ये जो है ना, ये वाला, ये है आपका टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मतलब दोनों रिएक्शन जो है आपकी OH माइनस न्यूक्लियोफाइल के साथ दी है। बस एक ही एग्जांपल दिया है आपको, वैसे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 7-8 है, लेकिन एक का एग्जांपल आप समझ जाओगे तो बाकी सब इसी तरीके से होती है, समझना है। मैकेनिज्म हमको देखना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। ये SN मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। 2 का मतलब होता है बायोमोलिकुलर, 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर। क्यों, आगे देखेंगे। बायोमोलिकुलर रिएक्शन प्राइमरी वाले दिखा रहे हैं और यूनिमोलिकुलर रिएक्शन टर्शरी वाले यूजुअली दिखाते हैं। ये टर्शरी क्यों है पता तो चल ही गया होगा। ये एक्चुअली ऐसे होता है, CH3 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 और ये ब्रोमीन। समझ में आया? प्राइमरी कौन है, टर्शरी कौन है, और कौन क्या दिखा रहा है? अरे बताओ, यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो? नहीं ना। अब चलते हैं आगे। ये यहां पे 2 क्यों लगाया गया है और यहां पे 1 क्यों लगाया गया है? तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है ये देखा जाता है। मतलब यहां पे 2 रिएक्टेंट है, ये वाला और ये वाला। वैसे ही यहां पर भी 2 रिएक्टेंट है, लेकिन कभी कभी रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बोला था ना, एक के ऊपर ही डिपेंड होता है। भले ही 2 है लेकिन डिपेंड एक के ऊपर होता है, दूसरे के ऊपर होता ही नहीं। तो अगर एक के ऊपर ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है तो उसे यूनिमोलिकुलर कहा जाता है, और दोनों के ऊपर, मतलब दोनों का रोल अगर है उसमें, तो उसे बायोमोलिकुलर कहा जाता है। चलिए, ये भी समझ में आया क्या? यूजुअली हमने क्या देखा है, रिएक्शन कैसे होती है? कोलिजन से, ठीक है ना। मतलब आपके रिएक्टेंट है, ठीक है, ये कोई दूसरा रिएक्टेंट है, ये कोलाइड करते हैं एक दूसरे से और रिएक्शन होती है। और भी दूसरे तरीके होते हैं, लेकिन कोलिजन मेन है। जब कोलिजन होता है तो रिएक्शन होती है। तो कोलिजन होने के लिए डेंसिटी कम चाहिए या ज्यादा, कम चाहिए या ज्यादा चाहिए? मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ऑफ कोर्स ज्यादा चाहिए। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, बोलो? ज्यादा चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ही होता है डेंसिटी, एक तरीके से। तो डेंसिटी, अब कभी कभी ये होता है कि एक ही मॉलिक्यूल की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इसकी डेंसिटी कितनी भी बड़ा और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, मतलब ये रिएक्शन का रेट बढ़ाने में कोई कंट्रीब्यूशन करता ही नहीं, सिर्फ इसी का हाथ होता है। इसको बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, इसको नहीं बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। तो ऐसी रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, तब उन्हें यूनिमोलिकुलर कहा जाता है। और जब रिएक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है तो बायोमोलिकुलर, तीनों के ऊपर अगर डिपेंड करेगी तो ट्राइमोलिकुलर। लेकिन हमको बस बायोमोलिकुलर और यूनिमोलिकुलर है। अब देखते हैं कि ये क्यों बायोमोलिकुलर है और दूसरा वाला क्यों यूनिमोलिकुलर है। मैंने बोला कि सब्स्टिट्यूशन 2 तरीके से हो सकता है, आपको पहले भी बताया था। एक तरीका ये है कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे आने वाला, अटैक करने वाला, वो OH माइनस हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल है। ये अटैक करता है साइमल्टेनियसली और ये दूसरा यहां से साइमल्टेनियसली निकल जाता है। एक बहुत ही अच्छा वीडियो SN2 का मुझे शुभम ने भेजा है, SN1 और SN2 का, मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप के ऊपर। मतलब ऐसा कोई रिक्शा है और इसमें कुछ 5 आदमी बैठे हैं। हाँ? एक तरीका ये होता है कि इधर से एक कोई आके बैठेगा, ये आके बैठेगा, ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा इधर से आके जबरदस्ती बैठेगा तो चौथा इधर से गिर जाएगा। एक तरीका हो गया रिक्शा में बैठने का। दूसरा एक तरीका, ये पांचवा वेट करेगा कि भैया ये कब निकल जाएगा, जब ये निकल जाएगा तो जगह होगी तो मैं इसके जगह पे जाके बैठूंगा। समझ में आया क्या? अरे ये दोनों तरीके समझ गए क्या? रिक्शा में सीट है 4, ठीक है। तो वैसे ही कार्बन के ऊपर 4 सीट है, आपको ये भी पता है ना, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। तो एक तरीका ये हुआ कि एक दरवाजे से इसको बाहर निकालो। कैसे बाहर निकालो? आप पीछे से अटैक करो यहां पे,
तो कार्बन बोलेगा भाई अब मैं क्या करूं, एक बहुत ही स्ट्रांग बंदा इधर से अटैक कर रहा है, मुझे सीट मांग रहा है, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तुझे तो मैं निकाल दूंगा, तो चल भग भग जा यहां से। अब ये यहां से आ गया, मतलब ये साइमल्टेनियस एंट्री और साइमल्टेनियस एग्जिट हो गया। बात समझ में आ गई? साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस वर्ड का अर्थ समझ में आया क्या यहाँ पे? साइमल्टेनियस एंट्री पीछे पीछे, और एंट्री पीछे से हो रही है क्योंकि इसको धकेल के निकालना है ना, तो इधर से आके कैसे धकेल के निकालेगा? रिक्शा का भी वही हाल है, रिक्शा का हाल भी वही है। इधर से अगर घुसोगे तो ये वाला बाहर निकलेगा ना, ये वाला थोड़ी बाहर निकलेगा। अरे ये भी समझ में आया क्या कि जिस साइड से ये वाला निकल रहा है उसी साइड से अटैक होगा या उसके पीछे वाली साइड से अटैक होगा? बोलो जरा। अपोजिट साइड। सो अपोजिट साइड अटैक या फिर बैक साइड अटैक होता है यहां पे, ठीक है। और दूसरा तरीका यह है कि अटैक करने को जगह ही नहीं मिल रही है, ठीक है। OH माइनस को अगर आप यहां पे देखोगे तो इस कार्बन के ऊपर अटैक करना है, तो ये ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, अरे जगह ही नहीं ना इंटर करने के लिए। इसको हिंड्रेंस है कि नहीं, स्टीयरिक हिंड्रेंस बोलते हैं इसको, है कि नहीं? तो इसको जगह ही नहीं है इसको अटैक करने के लिए। तो ये क्या बोलेगा, भाई ठीक है मैं तो तब तक वेट करूंगा जब तक ये अपने आप निकल ना जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये अपने आप बॉन्ड ब्रेक होता है, पोलर बॉन्ड है ना, थोड़ा बहुत डिसोसिएशन तो वाटर में होता ही है। तो जब ये ब्रोमीन अपने आप ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन लेके निकल जा रहा है क्योंकि ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना बेटा, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, ठीक है। और तब ये OH क्या करता है, इसको आके चिपकता है, या तो ऊपर से या फिर नीचे से कहीं से तो आके चिपकता है बस। तो इसका मतलब है OH की आप कितनी भी संख्या बढ़ाओ, जब तक ये ब्रोमीन यहां से नहीं हिलेगा तब तक OH रिएक्शन को आगे बढ़ा सकता है क्या? बोलो, अरे बोलो, नहीं बढ़ा सकता। इसका मतलब इस रिएक्शन में, इसको टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कहते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और OH माइनस, इसमें से इसका कोई रोल ही नहीं है। अगर मीटिंग खत्म हो जाती है तो आपको बस लिखते रहना है क्योंकि पढ़ाने का काम अभी हो गया आज का, ठीक है। मीटिंग अगर खत्म हो जाती है तो लिखते रहना है, नोट्स तो भेजे ही है आपको। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसको यहां पे सिर्फ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का ही रोल है रिएक्शन के रेट में, इसका कोई रोल ही नहीं है। सो ये रिएक्शन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी या एक ही के? अरे बोलो रे, एक एक के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। तो ऐसे में इसे बोलते हैं यूनिमोलिक्यूलर। और इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा है देखिए, ये देखिए, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ कांस्टेंट लेना चाहिए, CH3CBr। यहाँ पे OH माइनस है ही नहीं रेट ऑफ रिएक्शन में, सिर्फ अकेले के ऊपर ही डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये भी साइमल्टेनियसली अटैक कर रहा है, ये साइमल्टेनियसली निकल जा रहा है, मतलब इसका भी काम है और इसका भी काम है, दोनों का काम है रेट ऑफ रिएक्शन में। तो ये बायोमोलिकुलर हो गई, दोनों मॉलिक्यूल के ऊपर इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। क्यों बायोमोलिकुलर है ये भी समझ में आया। और बायोमोलिकुलर है इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट इनटू, ये वाला भी रिएक्टेंट लिया है, ये वाला, और दूसरा भी रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन में लिया है, मतलब इसका भी तो काम है। दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ये तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेना ही पड़ता है, यहाँ पे भी लेना चाहिए, इसने लिया नहीं। चलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो। चलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? बायोमोलिकुलर क्यों कहा है, यूनिमोलिकुलर क्यों कहा है? तो इसीलिए देखिए, ये बायोमोलिकुलर है इसलिए यहाँ पे 2 है, ये यूनिमोलिकुलर है इसलिए यहाँ पे 1 है। चलिए ये भी समझ में आया, ये भी समझ में आया, ठीक है। अब यहां पे मैंने जो किया था ना, ये जो मैकेनिज्म है ये बहुत ही छोटा छोटा यहाँ पे लिखवाया है, इसको जरा मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिखाता हूं। मैकेनिज्म मतलब कैसे कैसे काम हो रहा है।
ये देखिए जरा, देखिए थोड़ा सा देखिए, बेसिकली आपके पास क्या था, CH3Br, इसके ऊपर अटैक कर दिया OH माइनस ने, वो भी पीछे से, ये देखिए ऐसे, इसे हम कहते हैं बैक साइड अटैक। तो ये जैसे ही ये पांचवा बॉन्ड धीरे धीरे बनाता है, वैसे ही क्या होता है, ये ब्रोमीन का धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक होने लगता है, क्योंकि कार्बन तो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो ये आपका एक इंटरमीडिएट मतलब ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, इंटरमीडिएट नहीं। ये देखिए, ये OH के साथ थोड़ा सा बॉन्ड बना हुआ है और ये ब्रोमीन का बॉन्ड थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ब्रोमीन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, और ये है बैक साइड अटैक। दिस इज द बैक साइड अटैक। ठीक है, तो अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये ब्रोमीन चला जाएगा और OH के साथ बॉन्ड होगा, लेकिन बैक साइड से। तो ब्रोमीन तो चला गया, ये हो गया आपका ब्रोमीन माइनस, निकल गया। मैकेनिज्म समझ में आया ये कैसे हुआ? ये है आपका रिएक्टेंट, ये है आपकी ट्रांजिशन स्टेट, और ये है आपके प्रोडक्ट। लेकिन यहां पे कोई इंटरमीडिएट नहीं है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है इसमें। बहुत ही आसान सी बात है, इंटरमीडिएट वाला नहीं है तो इसका सिर्फ क्या होगा, ऐसा प्रोफाइल होगा। ठीक है ना, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा, वन स्टेप रिएक्शन है ये। इतना समझ में आया क्या? ओके, अब इसका देखते हैं हम। ये भी थोड़ा सा हो सकता है कि मीटिंग बीच में ही बंद हो जाए, तो टेंशन मत लेना, बस लिखते रहना, क्योंकि अभी टाइम खत्म होने को आया है, शायद खत्म ही हो जाएगा, 2 मिनट बचे होंगे बस। हाँ, तो ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ये देखिए जरा, इसकी साइज छोटी कर लेता हूं मैं। ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब ये होता है कि इसके ऊपर तो OH अटैक नहीं कर सकता। ये देखिए, इसके ऊपर अटैक करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि 3 CH3 ग्रुप इसके बाजू में है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से साइमल्टेनियस अटैक हो ही नहीं सकता। OH वेट करता है कि ये कब निकल जाएगा, तो ये निकल जाता है। जब ये निकल जाता है तो ऑफकोर्स ऐसे कुछ होगा, और ये ब्रोमीन तो निकल गया आपका। ये देखिए, मैंने माइनस ब्रोमीन यहां पे लिख दिया। समझ में आया ये क्या हुआ? अरे समझ में आया क्या बेटा? ओ बच्चों, बेटो, समझ में आया ये? समझ में आया ना ये? तो यहाँ पे ये जो फॉर्म हुआ है, ये इंटरमीडिएट फॉर्म है। बेसिकली क्या होता है, पहले तो ये धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक होगा। अब इसके लिए टाइम नहीं है, मुझे कल ही लेना पड़ेगा ये। ठीक है, इसको दिखाने के लिए अभी टाइम नहीं है, मुझे थोड़ा कल ही लेना पड़ेगा। फिर भी देखते हैं कितना होता है। CH3, यहां पे ब्रोमीन, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है धीरे धीरे। तो पहले तो ऐसी एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी, क्योंकि बॉन्ड ऐसे डायरेक्टली ब्रेक नहीं होता बेटा। पहले तो आपका जो बॉन्ड है ये थोड़ा सा ब्रेक होगा ऐसा, इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव, इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव, इसे बोलते हैं पहली ट्रांजिशन स्टेट। फिर जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है ना, तो एक इंटरमीडिएट मतलब कम एनर्जी वाला इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। बॉन्ड ब्रेक होते वक्त बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा, तो उसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो पूरी ब्रेक होने के बाद इसके ऊपर प्लस,
ब्रोमीन के ऊपर माइनस आ गया, तो